Good day students, we are on lecture number 3 for the chapter ratio. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और लॉन्ग टर्म शुरू हो जाएंगी. सो आई विल बी राइटिंग शॉर्ट टर्म स्लैश लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज because the lecture is divided into half of short and half of long. Moving to question number 9. Question number 9. The quick ratio of a company is 2:1. Quick ratio कंपनी की है 2:1. क्विक एसेट्स को बढ़ने से क्विक एसेट्स के बढ़ने से करंट रेशो बढ़ती है, क्विक एसेट्स के कम होने से करंट रेशो कम होती है. उसी तरीके से करंट लायबिलिटीज के कम होने से करंट रेशो बढ़ती है और करंट लायबिलिटीज के बढ़ने से करंट रेशो कम होती है. This is what we do have in current ratio, quick ratio. But quick ratio सभी current assets हैं except stock and prepaid expenses. Stock और prepaid expenses को consider नहीं करते. A Purchase of machinery for cash. मशीनरी खरीदी कैश से, मशीनरी बढ़ गई, कैश कम हो गया. नॉन करंट एसेट बढ़ गया, करंट एसेट कम हो गया. क्विक एसेट की बात हो रही है क्विक रेशो की, तो क्विक एसेट कम हो गया. मशीनरी बढ़ गई तो नॉन करंट एसेट बढ़ गया, कैश कम हुआ तो क्विक एसेट कम हुआ. क्विक एसेट कम हुआ तो क्विक रेशो कम हो जाएगी. सो लिखिए, purchase of machinery for cash, write down the answer for A part. Purchase of machinery for cash will decrease the cash, will decrease the cash. ब्रैकेट में क्विक एसेट, ब्रैकेट में क्विक एसेट, फुल स्टॉप. thus quick ratio will decrease, thus quick ratio will decrease, क्विक रेशो कम हो जाएगी. बी पार्ट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स खरीदे, कैश कम, नो कैश पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उधार पे गुड्स खरीदे. स्टॉक बढ़ गया, क्विक एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं क्योंकि स्टॉक क्विक एसेट नहीं है. और क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए तो करंट लायबिलिटीज बढ़ गई. जब आप उधार पे गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक पे कोई इंपैक्ट, स्टॉक बढ़ेगा बट क्विक एसेट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी, करंट लायबिलिटीज बढ़ने से क्विक रेशो कम हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज होने से क्विक रेशो कम होगी. राइट डाउन द आंसर. Write down the answer. Purchase of goods on credit, purchase of goods on credit will increase the current liabilities, will increase the current liabilities.
and hence quick ratio will decrease, and hence quick ratio will decrease. क्विक रेशो इससे कम हो जाएगी. थर्ड, सेल ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट. नहीं पता कैश में बेचा या क्रेडिट में, मेंशन नहीं है कैश में बेचा या क्रेडिट पे, तो हमने क्रेडिट पे बेचा है और कैश पे बेचा है. फर्नीचर चला गया तो नॉन करंट एसेट कम, फर्नीचर चला गया तो नॉन करंट एसेट कम, कैश बढ़ गया तो क्विक एसेट ज्यादा. फर्नीचर कम, नॉन करंट एसेट कम, कैश ज्यादा, क्विक एसेट ज्यादा. क्विक एसेट ज्यादा तो क्विक रेशो ज्यादा. क्विक एसेट्स इंक्रीज सो क्विक रेशो विल इंक्रीज. लिखिए, सेल ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट, sale of furniture at cost will increase the cash, that is quick assets, and hence quick ratio will increase, and hence quick ratio will increase. D, sale of goods at profit. गुड्स बेचे प्रॉफिट पे, स्टॉक कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, कैश इंक्रीज हो गया. स्टॉक कम हो गया, इस पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं क्योंकि स्टॉक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्रीज कोई कैसेट, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता. प्रॉफिट से रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ जाएंगे. कैश इंक्रीज कर गया, मतलब क्विक एसेट्स इंक्रीज कर गए, और क्विक एसेट्स इंक्रीज करने का मतलब है कि क्विक रेशो इंक्रीज करेगी. क्विक एसेट्स इंक्रीज करने का मतलब है कि क्विक रेशो इंक्रीज करेगी. राइट डाउन, सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट, सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट will increase cash, that is increase in quick assets, full stop. This will increase the quick ratio, क्विक रेशो, ये क्विक रेशो को बढ़ाती है. दिस विल इंक्रीज द क्विक रेशो. मूविंग ऑन, E, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स. डेटर्स ने पैसे दे दिए, बिल रिसीवेबल से पैसे आ गए, कैश बढ़ गया, क्विक एसेट्स बढ़ गए, डेटर्स कम हो गए, क्विक एसेट्स कम हो गए. कैश इंक्रीज तो क्विक एसेट्स इंक्रीज, डेटर्स डिक्रीज तो क्विक एसेट्स डिक्रीज. तो इम्पैक्ट क्विक एसेट्स पे कुछ पड़ा ही नहीं.
टोटल क्विक एसेट्स सेम रहेंगे। जैसे क्विक एसेट्स पहले थे 20,000, इज्यूम कर लो क्विक एसेट्स थे 20,000, तो 1,000 से कैश आ गया 21, 1,000 से डेटर्स कम हो गए 20, बैक टू 20, नो इफेक्ट, नो चेंज। लिखिए कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम trade receivables will not change the quick ratio. Cash receipt from trade receivables will not change the quick ratio as it neither change current quick assets, it neither change quick assets nor current liabilities, full stop। आपकी रेफरेंस के लिए increase in cash and decrease in debtors will nullify each other, that is why quick assets will remain same। आगे लिख लीजिए full stop। increase in cash and simultaneously decrease in debtors, increase in cash and simultaneously decrease in debtors will make quick assets unchanged, will make या will does not affect quick assets, will make quick assets unchanged या will not change quick assets, will not affect quick assets, full stop। ये रफ में मैंने नोट डाउन किया हुआ है। दिस इज योर थॉट प्रोसेस। ये जो बोर्ड पर है ये आपका थॉट प्रोसेस है, जो लिखना है वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। दिस इज योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कंप्लीट हो चुकी हैं। Okay, now let's move to long-term solvency ratios. Long-term solvency ratios. We have 4 long-term solvency ratios. हमारे पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में 4 हैं, तो आप हेडिंग दे सकते हैं नंबर 2 लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। फर्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो। द फॉर्मूला फॉर डेट इक्विटी रेशियो इज, अच्छा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे क्या कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस पर सॉल्वेंट है, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस पर इंटरेस्ट पे कर सकता है, डिबेंचर्स की पेमेंट कर सकता है। द फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। द फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट देनदारी, इक्विटी कैपिटल। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, कंपनीज में कैपिटल को इक्विटी कहा जाता है। द सेकेंड वी हैव इज टोटल एसेट टू
debt ratio. The second is total asset to debt ratio. The formula, as the name suggests, total asset upon debt. Total asset upon debt. Third we do have is proprietary ratio. Proprietary ratio. Who are the proprietors of the company? कंपनी के proprietors कौन होते हैं? कंपनी के proprietors होते हैं shareholders. So proprietary ratio is equal to equity, मतलब shareholder funds upon total assets. मतलब कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसमें कितना प्रोपोर्शन प्रोप्राइटर्स का है. And the fourth we have is ICR, interest coverage ratio. Interest coverage ratio. कंपनी कितने पैसे कमा रही है ब्याज पे करने से पहले और उसे कितना ब्याज पे करना है. Profits before interest upon interest. When I say before interest, it means before interest, before dividend, before tax. सबसे पहले कंपनी सारे खर्चे पे करने के बाद इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पे करने के बाद टैक्स पे करती है, टैक्स पे करने के बाद शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है. डिबेंचर होल्डर्स बैंक लोन को इंटरेस्ट देने के बाद गवर्नमेंट को टैक्स फिर डिविडेंड. ये बिफोर है. बिफोर इंटरेस्ट मीन्स बिफोर डिविडेंड, बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट. सभी बिफोर, ऑल बिफोर्स. नीचे नोट्स लिखिए. Note number 1, debt refers to non-current liabilities. Debt refers to non-current liabilities. There are two type of liabilities, current and non-current. यहाँ पे non-current liabilities है. Number 2, equity. Equity refers to shareholder funds. That is share capital plus reserves and surplus. डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स. एंड व्हाट आर शेयर होल्डर फंड्स? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. We have done while making the financial statements. Financial statements करते हुए हम ये कर चुके हैं. इक्विटी को प्रोप्राइटरी फंड्स भी कहा जाता है. इक्विटी इज शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटर फंड्स. नाउ व्हाट इज टोटल एसेट्स? Total assets refers to non-current assets plus current assets. Non-current assets और current assets को प्लस करके, बट इसमें fictitious assets नहीं आते
क्योंकि वो सेल नहीं हो सकते, उन्हें राइट ऑफ करना होता है। जैसे P&L का लॉस, चलिए वो तो नेगेटिव में शो किया जाता है प्रॉफिट वाली साइड पर। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स, फिक्टिशियस एसेट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप। टोटल एसेट्स does not include fictitious assets as they do not have any market value। टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का समेशन होते हैं, और टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आते क्योंकि उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। फोर्थ, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, टोटल एसेट हो गया, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, टोटल एसेट हो गया। इंटरेस्ट नंबर 4, नोट नंबर 4, इंटरेस्ट रेफर्स टू फिक्स्ड फाइनेंशियल commitments। Interest refers to fixed financial obligations that is interest on bank loan, comma, interest on debentures, एक्सेट्रा। इंटरेस्ट फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, बैंक लोन पर ब्याज, डिवेंचर्स पर ब्याज, एक्सेट्रा। फिफ्थ, इनकी कोई आइडियल रेशियो नहीं होती, बट फिर भी हम डेट इक्विटी रेशियो को कहते हैं 2:1 हो जाए तो बेटर है। डेट इक्विटी रेशियो 2:1 हो जाए तो बेटर होती है, बट दैट इज अगेन द रूल ऑफ थंब ओनली। फिफ्थ, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट। Profits before interest refers to earnings before interest, tax and dividend। डिविडेंड से पहले के प्रॉफिट, टैक्स से पहले के प्रॉफिट, इंटरेस्ट से पहले के प्रॉफिट, फुल स्टॉप। इन सब का यूनिट क्या है? इन सब का यूनिट है रेशो। आईसीआर को हम टाइम्स में भी लिख सकते हैं। सिक्स्थ, द यूनिट ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज इज रेशो। The unit of long-term solvency ratios is ratio, full stop. But ICR, what is ICR? Interest coverage ratio can be written with times unit। कहने का मतलब ये है कि मुझे ब्याज देना है 10,000, प्रॉफिट कमाया 1 लाख, तो मैं 10 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ। मतलब मैं इतना कमा रहा हूँ कि मैं 10 साल का ब्याज पे कर दूँ। अगर मैं एक साल में लाख कमा रहा हूँ और ब्याज है 10,000, नो टैक्स नो डिविडेंड, क्योंकि टैक्स तो तब देंगे ना जब प्रॉफिट होगा, डिविडेंड भी तब देंगे जब प्रॉफिट होगा। तो नो टैक्स नो डिविडेंड, 1 लाख का प्रॉफिट, ब्याज 10 टाइम्स, वी आर वर्निंग 10 टाइम्स। ये जितना बड़ा होगा उतना बेटर है, द बिगर इज बेटर, फुल स्टॉप। हायर ICR imply better financial position of the company।
आई एम गिविंग यू 1 मिनट, चारों फॉर्मूलाज को गो थ्रू कीजिए। आई एम गिविंग यू 1 to 1.5 मिनट, चारों फॉर्मूलाज को गो थ्रू कीजिए और उसके 6 के 6 नोट्स अच्छी तरह रीड आउट कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। हियर यू गो, 1.5 मिनट। Speed up students, 10 more seconds. Okay, let's start with the questions now. We have question number 12 to 17b. Question number 12. Number 12. Total assets to debt ratio is a profitability ratio? No, it does not check the profits. हो सकता है टोटल एसेट और डेट की रेशियो आ रही हो बट लॉस हो। सॉल्वेंसी रेशियो, यस, इट्स अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, नो। एक्टिविटी रेशियो आगे जाके हम करेंगे, थर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज। दैट मीन्स आप कहाँ से गुड्स खरीद रहे हैं, कहाँ पर गुड्स बेच रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज मतलब हाउ लिक्विड यू आर, आपकी कंपनी कितनी लिक्विड है। सो लिक्विडिटी रेशियो इज लिक्विड एसेट्स, दैट इज करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स, दैट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सो द राइट आंसर इज बी। 12th का आंसर है बी इज करेक्ट। Answer number 13. Question 13th. Which of the following will have no effect on debt equity ratio? इन चारों चीज़ों में कौन सी चीज़ों पे डेट इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय टेकिंग अ लोन। कार खरीद ली लोन पर, 10,000 की कार खरीदी हमने, 10 लाख की कार हमने खरीदी 5 साल के लोन पर, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नॉन करंट एसेट बढ़ गया और लोन बढ़ गया। क्या खरीदा हमने? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में मान लेते हैं मशीनरी खरीदी है, मशीनरी खरीदी, नॉन करंट एसेट खरीदा, बढ़ गया। लोन लिया जिससे नॉन करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, इससे डेट बढ़ जाएगा। तो डेट इक्विटी रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेट बढ़ गया तो डेट इक्विटी रेशियो पे इम्पैक्ट होगा। बी, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवेंचर्स कम, डेट कम, शेयर्स ज़्यादा, इक्विटी ज़्यादा।
conversion of debentures into shares will reduce the debt and increase equity, so it will affect the debt equity ratio. C, issue of bonus shares, फ्री में शेयर्स दे दिए, फ्री में शेयर्स दे दिए, शेयर्स बढ़ गए, इक्विटी बढ़ गई। एक्सपेंस, खर्चा हो गया, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएगा, इक्विटी कम हो जाएगी। शेयर्स बढ़ गए तो इक्विटी बढ़ गई, खर्चा हो गया तो रिजर्व सरप्लस कम हो गए तो इक्विटी कम हो गई, इक्विटी बढ़ गई, इक्विटी कम हो गई, नो इम्पैक्ट। इससे डेट इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेट पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, टोटल इक्विटी सेम हो गई, प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में। डी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट लॉस, लाख की मशीनरी 90,000 में बेची, लाख की मशीनरी नॉन करंट एसेट कम 90,000 में बेची, कैश और बैंक ज्यादा 90,000, जिससे करंट एसेट बढ़ जाएंगे, और लॉस हो गया तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट से डेट बढ़ेगा, सेकंड पार्ट से डेट कम होगा, इक्विटी बढ़ेगी। डी पार्ट से इक्विटी कम हो जाएगी क्योंकि लॉस हो गया। इक्विटी क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सी पार्ट ऐसा है जिसपे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। लिखिए आंसर नंबर 13, राइट डाउन आंसर नंबर 13। इसके चारों पार्ट्स लिखेंगे हम। ए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट by taking long term loan, by taking long term borrowings will increase the debt of the company, will increase the debt of the company. B, conversion of debentures into shares. B, conversion of debentures into shares will reduce the debt, will reduce the debt and simultaneously increase the equity, and simultaneously increase the equity of the company. डिबेंचर्स बढ़ गए, शेयर्स कम हो गए। थर्ड, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस में शेयर इशू किए हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर्स विल इंक्रीज द शेयर कैपिटल, issue of bonus shares will increase the share capital, but simultaneously decreases the reserves and surplus, but simultaneously decrease the reserve and surplus, full stop. As the total amount of equity will remain same, as the total amount of equity will remain same, comma, thus debt equity ratio will not be affected, thus, debt equity ratio will not be
इफेक्टेड, इससे डेट इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13th का डी लास्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट अ लॉस, लिखिए डी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट अ लॉस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट at a loss will decrease the reserves and surplus, and hence equity will decrease the reserves and surplus, and hence equity will decrease, full stop. सो इसका राइट आंसर है सी। मैंने आपको पूरी डिटेल्स दी हैं, बट अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने सिर्फ सी लिखना है, सी इज करेक्ट। मैंने आपको इन डेप्थ नॉलेज दी है ताकि चारों पॉइंट्स का आपको कंसिडरेशन पता लगे कि है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14th, interest coverage ratio is given by, what is interest coverage ratio? Earnings before interest, tax, dividend upon interest. Net profit by interest? No. Long term borrowings upon interest? No. Profit before interest and tax upon interest? Yes. Profit before tax अपॉन इंटरेस्ट? नो, क्योंकि डी का मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। सो द राइट आंसर इज सी, 14th, सी इज करेक्ट, फुल स्टॉप। आपकी नॉलेज के लिए प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स imply profits before tax imply profits after interest but before tax and dividend। अगर क्वेश्चन में लिखे ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के बाद वाले से भी पहले इंटरेस्ट, पहले सारे खर्चे पे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस के ज़रूरी खर्चे, फिर पे होता है इंटरेस्ट, फिर पे होता है गवर्नमेंट को टैक्स, फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो अगर यहाँ पे लिखे बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले, तो ऑब्वियसली डिविडेंड से भी पहले, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स के बाद ही तो डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर्स को। अगर गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं दिया तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे देंगे, इसलिए बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब इंटरेस्ट दे दिया आफ्टर इंटरेस्ट, इसीलिए सी करेक्ट है, डी नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15th, क्वेश्चन नंबर 15th, calculate debt equity ratio, calculate debt equity ratio। What is the formula for debt equity ratio? Debt upon equity, बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल मतलब टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 30 लाख। टोटल एसेट्स is equal to total liabilities is equal to 30 lakh, 30 lakh. That's a huge amount, but for companies quite less. Shareholder funds, so total liabilities is equal to shareholder funds plus non-current liabilities plus current liabilities.
शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज. हाउ मच इज टोटल लाइबिलिटीज? 30 lakh. शेयर होल्डर फंड्स 15 lakh. नॉन करंट लाइबिलिटीज नहीं पता. करंट लाइबिलिटीज 3 lakh. So 30 lakh is equal to 18 lakh plus non-current liabilities. So non-current liabilities is 30 minus 18 lakhs, which is 12 lakh. एग्जाम में पूरा लिखेंगे. Debt upon equity. How much is debt? Debt is non-current liabilities. Debt का मतलब होता है non-current liabilities. 12 लाख. Upon equity, what is equity? Shareholder funds 15 lakh. So non-current liabilities is debt and shareholder funds is equity. 12 lakh by 15 lakh, 12 by 15, that is 4 by 5, 0.8:1. मतलब अगर इस कंपनी में 1 रुपया 80 पैसे लगे हुए हैं तो 1 रुपया इक्विटी का है, 80 पैसे डेट के हैं. हमारे बिजनेस में 0.8 हमारे शेयर होल्डर्स के पैसे हैं और 1 रुपया शेयर होल्डर्स का है और 80 पैसे डेट बाहर के लोगों के पैसे हैं. स्पीड अप, वाइंड इट अप, कंप्लीट कीजिए. इस क्वेश्चन में आप टोटल एसेट टू डेट रेशो भी निकाल सकते हैं, पूछा नहीं है. टोटल एसेट टू डेट रेशो हो जाएगी 30 लाख अपॉन 12 लाख, 30 by 12. और आप प्रोप्राइटरी रेशो भी निकाल सकते हैं जो हो जाएगी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, मतलब कि 15 लाख अपॉन 30 लाख. बट उन्होंने क्योंकि सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो पूछी है तो हमने वो ही निकाली है. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 4 लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को कंप्लीट करेगा. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.